हेलो दोस्तों, विकास एकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास सुखवंशी। आज हम आपके लिए जो हमारे एमपी प्लस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं उसमें हम आगे का आपको क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। हम उसका आगे का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हम जीके और जीएस का सॉल्यूशन करेंगे। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हम एमपी पुलिस एमपीपीएससी की तैयारी के लिए मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी डाल रहे हैं 2020 की। तो आपने अगर वो नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी गुना एमपी की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने एमपी पुलिस की उससे पहले की और भी वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और वीडियो को समझने के लिए वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, छोड़ें ना, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, जिससे उन्हें भी मंथली करंट अफेयर्स और एमपी प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल सकें। चलिए आज के क्वेश्चन पेपर की हम शुरुआत करते हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 30 अगस्त 2017 3 PM, यानी जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आज हम आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट का 30 अगस्त का भी कर दिया है और उससे पहले की डेट के भी कर दिए हैं। तो आप विकास एकेडमी की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चनों की हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हैं उनको हम छोड़ते चलेंगे। इसमें हम जीके और जीएस के क्वेश्चनों को करते चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आता है गंगटोक निम्न की राजधानी है। इसमें ये पूछा है जो गंगटोक है वो किसकी राजधानी है, यानी हमें यहाँ में स्टेट दिए हैं। पहला सिक्किम, दूसरा नागालैंड, तीसरा मेघालय, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो हमें सबसे पहले उस तरीके से करना है सॉल्व, जैसे कि देखिए हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी नहीं हो सकती, नहीं नागालैंड की हो सकती, नहीं मेघालय की। तो बच्चों को सिक्किम, यानी सिक्किम की राजधानी ये है। तो इसका आंसर भी इन्होंने सिक्किम ही माना है और सिक्किम इसका राइट आंसर होगा, यानी पहले वाला इसका राइट आंसर होगा। तो गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की है। तो यहाँ पे ये निकल के आता है कि एमपी प्लस के प्रीवियस ईयर में जो भारत के स्टेट यानी राज्य हैं उनसे भी क्वेश्चन बने हैं, उनकी राजधानी पूछी है। तो हमें अच्छी तरीके से उनकी राजधानी याद कर लेने हैं और वर्तमान में उसके मुख्यमंत्री कौन, राज्यपाल कौन है, ये सबको हमको अच्छे से याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में परिचालित भारतीय उपग्रह में कोई भी ब्लैंक नहीं है। पहला बृहस्पति कक्षा उपग्रह नहीं है, दूसरा संचालन उपग्रह नहीं है, तीसरा पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह नहीं है, चौथा संचार उपग्रह नहीं है। तो हम आपको एक बात बताते हैं, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में ना आए तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार अच्छे जरूर पढ़ें, तभी आपको समझ में आएगा। इसमें क्या पूछा है? वर्तमान में परिचालित, यानी जो भारतीय उपग्रह में कोई भी, अब इसमें ये पूछा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत सरकार द्वारा उपग्रह चलाए जा रहे हैं उनमें कौन सा, मतलब जो ग्रह है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये पूछा है इसमें। तो देखिए पहला इसमें आंसर दिया गया है कि बृहस्पति कक्षा उपग्रह नहीं है, यानी बृहस्पति की कक्षा में भारत ने कोई सा भी उपग्रह नहीं छोड़ा है, उसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले वाला हो जाएगा, यानी बृहस्पति कक्षा का उपग्रह नहीं है। और ये संचालन उपग्रह, पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह ये नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर ये माना है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद करना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सेबी की वेबसाइट से बाहर निकलने की अनुमति प्राप्त हुई है, यानी जो सेबी संगठन था उससे अलग होने का अनुमति किसे मिल चुकी है? तो इसमें यह पूछा है। देखिए पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज और चौथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका राइट आंसर क्या माना है इन्होंने? दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज था
उसने सेवी जो व्यवसाय का एक संगठन है उससे बाहर होने की अनुमति मिल चुकी है, तो वह भी इससे अलग हो रहा है, तो अपना वो अलग ही एक स्टॉक एक्सचेंज जारी करेगा। तो इसका तीसरा वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन से भेदभावपूर्ण कर को सम्राट अकबर ने 1564 में समाप्त किया था? यानी इसमें इतिहास से क्वेश्चन पूछा है, इसमें ये पूछा है तो 1564 में अकबर ने कौन से कर को समाप्त किया था? देखिए, पहला ऑप्शन है ज़कात, दूसरा खराज, तीसरा जिजिया या जजिया कर भी कहते हैं इसे। तो इसका राइट आंसर से इसका कहा जाए तो क्या होगा? जजिया, जजिया, एक जजिया कर भी होता है, तो यही वो जिजिया लिखा है ना, वो जिजिया, हाँ वो जजिया कर ही है। ठीक है, तो जिजिया कर है इनमें से कोई नहीं, तो इनका राइट आंसर देखिए इन्होंने जिजिया कर ही माना है। यानी 1564 में अकबर ने जजिया कर या जिजिया कर को हटाया था, तो ये एक भेदभावपूर्ण का कर था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय डाक की निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी एक सेवा को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? तो इन्होंने ये पूछा है, जो भारतीय डाक सेवा थी उनमें से कौन सी निम्न सेवा को बंद कर दिया गया? देखिए, पहला अंतर्देशीय पत्र, दूसरा डाक जीवन बीमा, तीसरा तार, चौथा स्पीड पोस्ट। तो अभी हमने देखा है कि वर्तमान में स्पीड तो कहीं कहीं पे सुना है कि स्पीड पोस्ट करने जा रहे हैं, करने नहीं, स्पीड पोस्ट लोग, लेकिन अब तार यानी का राइट आंसर क्या है? तार सेवा, यानी तार सेवा को बंद कर दिया गया है। तो इसके तहत अब इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा वाला होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से एक अनुसूची का स्वायत्त जिला परिषदों के साथ व्यवहार होता है, तो ये किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये पूछा है इसमें। पहली छठी अनुसूची, दूसरी अनुच्छेद 370, चौथा अनुच्छेद 250, तीसरा अनुच्छेद 250, चौथा 8वीं अनुसूची। तो देखिए, हम क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं अच्छे से। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद अनुसूची का स्वायत्त जिला परिषदों के साथ व्यवहार होता है? तो इसमें यह पूछा है वो कौन सी अनुसूची या अनुच्छेद है जो जिले होते हैं उनके साथ एक व्यवहार के रूप में कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर उन्होंने क्या माना है? छठी अनुसूची है। छठी अनुसूची है, छठी अनुच्छेद भी कह सकते हैं एक तरह से, तो इनमें छठी अनुसूची माना है। यानी छठी अनुसूची है वो जिला स्वायत्त का परिषदों के साथ एक व्यवहार के रूप में कार्य करती है। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा छठी अनुसूची। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया है? यानी रेलवे के कौन से स्टेशन को तो मध्य प्रदेश सरकार ने बंसल ग्रुप को इसके रखरखाव के लिए दिया है, यानी उसका समझौता सौदा किया है। तो ये पूछा है। देखिए, पहला हबीबगंज, दूसरा नेपानगर, तीसरा रतलाम, चौथा सतना। तो इसका राइट आंसर क्या है? हबीबगंज। ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसको बंसल ग्रुप को दिया है, इसका रखरखाव सब कुछ बंसल ग्रुप की कंपनी ही करेगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आपको इसमें देखना है कि क्वेश्चन किस किस तरीके से बन रहा है, तो आपको उसी तरीके से अच्छे से तैयारी करनी है। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? तो आबादी वाला यानी हम कह सकते हैं जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसमें ये पूछा है। देखिए, मध्य प्रदेश में दो तरह के जिले के बारे में पूछा जाता है। एक तो क्षेत्रफल के आधार पर रहता है, ठीक है, यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, और दूसरा एक जनसंख्या यानी जनसंख्या के आधार पर पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या के आधार पर तो कौन सा आता है? इंदौर आता है। यानी इंदौर जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। जैसा कि देखिए, इसमें यही राइट आंसर दिया गया है कि जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी यानी जनसंख्या वाला जिला
कौन सा है? तो देखिए पहला ऑप्शन इसमें ग्वालियर दिए थे, दूसरा जबलपुर, तीसरा भोपाल और चौथा इंदौर। तो इसका राइट आंसर इन्होंने इंदौर माना है, यानी जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला राज्य पूछा है इसमें। देखिए पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश। यानी इसमें जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य स्टेट पूछा है इसमें। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश है उसकी सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 28, 19, 25 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में राज्य ज़्यादा थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। 29 राज्य थे, तो इसमें 28 दिए गए हैं, तो ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष में एक संशोधन के द्वारा भारत की नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी जोड़ा गया था। तो वो कौन सा संशोधन हुआ था? इसमें नागरिक की प्रवासी नागरिक की श्रेणी जोड़ी गई, भारत के प्रवासी नागरिक श्रेणी को जोड़ा गया था। देखिए पहला 1996, दूसरा 2003, तीसरा 1992, चौथा है 1986। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2003 का जो संशोधन हुआ था उसके तहत भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया था। तो ये सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल कौन है? पहली पद्मजा नायडू, दूसरी शीला कौशल, तीसरी सरदा मुखर्जी, चौथा शैला ग्रेवाल। तो इसका राइट आंसर हम ऐसे भी सकते हैं कि प्रथम महिला कौन है? शैला ग्रेवाल है। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा। ये मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, यानी गवर्नर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा CCA यानी CCS। ठीक है, यानी क्या है इसका फुल फॉर्म? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अध्यक्ष कौन है, यानी कौन होता है? तो इसमें ये पूछा है कि CCS का अध्यक्ष कौन होता है? पहला वित्त मंत्री, दूसरा रक्षा मंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री होता है वो CCS का अध्यक्ष होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा। तो केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री होता है और स्टेट यानी राज्य लेवल पर मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो आपको दोनों तरह से अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HAL द्वारा रूपांकित और विकसित हल्के लड़ाकू विमान LCA का नाम क्या है? LCA का नाम पूछा है इसने। ठीक है, सूर्यकिरण, आर्यभट्ट और तेजस या प्रकाश। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तेजस है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा कि इसका राइट आंसर कौन सा है? तेजस। तो तीसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको LCA का फुल फॉर्म बताता हूँ। LCA का फुल फॉर्म होता है लाइट कॉम्बैट इफेक्ट। ठीक है, ये लिखा है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं द लाइट कॉम्बैट एयर इफेक्ट। ठीक है, एयर इफेक्ट डिजाइन डेवलपमेंट HAL। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा कि LCA का फुल फॉर्म ये होता है। तो ये कौन सा? तेजस जो हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू विमान है, उसका ये नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था, यानी भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसमें पूछा है विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण,
दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी। तो ये विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो पहले वाला इसका फर्स्ट राइट आंसर है, तो आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, इसमें यह पूछा। देखिए, अमर्त्य सेन को, मदर टेरेसा को, महात्मा गांधी को, सीवी रमन को। तो इसका राइट आंसर देखिए, हम बता दें, महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। भले ये इतने विख्यात ख्याति प्राप्त थे, तो उनको ये नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैलेस ऑफ इल्यूशन के लेखक कौन है? यानी एक पुस्तक है, इसका पूछा है कि लेखक कौन है। ये पहले चेतन भगत, दूसरा देवदत्त पटनायक, तीसरा चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी और चौथी अरुंधति राय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, यानी तीसरा वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो द पैलेस ऑफ इल्यूशन के लेखक कौन है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? यानी वर्तमान समय में जो 2017 के तहत पूछा गया था, तो उसके तहत ये करंट का क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? पहले सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर क्या है? राजेंद्र प्रसाद है। यानी करंट से संबंधित नहीं था, तो ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको और अच्छी से जरूर पढ़ना। ठीक है, अगर जिसमें ऑप्शन के आधार पर भी आप राइट आंसर लगाना, वर्तमान के आधार पर भी देखना कि इसमें अगर ऑप्शन दिए हैं तो वर्तमान के आधार पर भी, और अगर इतिहास लेवल से हैं तो उनको भी अच्छे से देखना। तो इसका सेकंड वाला राइट आंसर होगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप में है, यह पूछा है कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अरब सागर में। तो देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरब सागर, यानी जो अरब सागर में है वो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसकी याद करने की। देखिए, ए से आ जाता है अरब सागर, बी जाता है बंगाल की खाड़ी, यानी जो बांग्लादेश के नीचे स्थित है वो क्या है? बंगाल की खाड़ी हो जाती है। जो गुजरात राजस्थान सब है वो अरब सागर हो जाता है। तो आपको शॉर्ट फॉर्म से याद रखना होगा कि जो गुजरात के नीचे तबका है वो अरब की सागर है, और बंगाल की साइड है वो, पश्चिम बंगाल की साइड है वो क्या हो जाता है? बंगाल की खाड़ी। यानी जो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल की साइड में जो भी द्वीप स्थित हैं वो बंगाल की खाड़ी में आएंगी, और गुजरात राजस्थान की जो भी जितने भी नीचे हैं वो क्या आ जाते हैं? अरब सागर में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनको हम छोड़ते चलते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी GK GS के क्वेश्चन मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। देखिए, अब यहाँ पे एक ये आ जाता है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें ये पूछा है कि दिल्ली के जो लाल किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने, अकबर ने, हुमायूं ने या शाहजहां ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? औरंगजेब। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी से एक बार और पढ़ना, फिर इसका राइट आंसर देना, क्योंकि इतिहास से कनेक्टेड क्वेश्चन है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन है, इसकी वीडियो में आपके लिए अलग से लेके आएंगे। हम इनको बाद में करेंगे, हम GK और GS के क्वेश्चनों को अभी कर रहे हैं।
आपके लिए पता ही चल चुका होगा कि जो MPPSC का 11 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला था वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, यानी उसकी अपडेट 2 महीने आगे बढ़ चुकी है। तो आप MPPSC की एमपी की अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। तो हम जो करेंट डाल रहे हैं वो MP पुलिस की साथ साथ MPPSC के लिए भी अवेलेबल हैं, और GK GS के क्वेश्चन डाल रहे हैं वो भी MPPSC के लिए हैं। तो आप इनको अच्छे से याद करना, अच्छे से समझना, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखिए, अब GS यानी जनरल साइंस से क्वेश्चन आता है, इसको करते हैं। विद्युत हीटर में प्रयुक्त की गई तारों की कुंडली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसमें ये पूछा, जो तारों की कुंडली होती है उसे। देखिए, तंतु, सेल, बैटरी या तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाता है तत्व। आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी देखते चलें, इसमें एलिमेंट लिखा है, तत्व का उपयोग किया जाता है। तो इसका फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटोस्टा से संबंधित है? अवपंक फफूंदी, काली फफूंद, नीली फफूंदी, गुलाबी फफूंदी। इसमें यही पूछा है कि कौन सी फफूंदी है वो प्रोटोस्टा से संबंधित है। तो अवपंक फफूंदी है वो प्रोटोस्टा से संबंधित है। तो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से संयोजन संयुक्त मत्स्य संवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त हैं? पृष्ठभोजी, मध्य क्षेत्रभोजी एवं अर्धस्थलभोजी, केवल पृष्ठभोजी, केवल मध्य क्षेत्रभोजी एवं अर्धस्थलभोजी, केवल पृष्ठभोजी एवं अर्धस्थलभोजी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? पृष्ठभोजी, मध्य क्षेत्रभोजी, अधस्थल भोजी, यानी फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाता है। तो आपको याद रखना होगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना एक बार, और फिर इसका राइट आंसर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो अमीबा के बारे में पूछा है। सभी कोशिका कार्य नहीं कर सकती, सूक्ष्मदर्शी नहीं होता, एक कोशिकीय है और बहुकोशिकीय है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि अमीबा एक कोशिकीय, जैसे कि सभी जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय है। तो इसका तीसरा वाला राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस श्वेत तंतु युक्त संयोजी ऊतक का नाम बताइए जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। स्नायु, श्वेत रक्त ऊतक, उपास्थि या कंडरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंडरा। देखिए, मैं आपको एक बार बोल रहा हूँ, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, आप दोनों डिक्शन है। देखिए, कंडरा एक शुद्ध बताया। इसका अगर आप इंग्लिश देखें टेंडन, हमने लिगामेंट और टेंडन को अच्छे से पढ़ा होगा, तो हमने वही, ठीक है। तो जो अस्थि को यानी तंतु संयोजी ऊतक का, तो जो पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, तो इसका नाम क्या होता है? कंडरा, यानी कि टेंडन जोड़ता है, ठीक है। हड्डियों को पेशियों से टेंडन के तहत जोड़ा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा, इसका राइट आंसर फोर्थ टेंडन यानी कंडरा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है? स्लिंट्रेटा, ऑर्थोपोडा, एनेलिडा या प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑर्थोपोडा है जो फाइलम है पशु जगत का सबसे बड़ा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वर्णित क्लोन के बारे में एक विशेषता गलत है, उसकी पहचान करना। तो क्लोन दिया है। पहला क्लोन जीव भेड़ डॉली था। दूसरा क्लोन भेड़ डॉली अपने माता पिता के समान नहीं था। तीसरा, ब्लूमुथ ने वयस्क भेड़ के पहले क्लोन को विकसित किया था। और चौथा है, डॉली उस वयस्क भेड़ का सटीक प्रतीक थी जहाँ से नाविक लिया गया था।
तो इसका देखिए राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या माना है? क्लोन भेड़ डॉली अपने माता पिता के समान नहीं थी। तो इन्होंने जो क्लोनिंग की थी, यानी एक अंश लेके दूसरा जीव विकसित करना, वो उसे क्लोनिंग कहते हैं। तो उसका इसके बारे में कथन कौन सा सही है? क्लोन भीड़ डॉली, यानी जो क्लोन भीड़ थी उसका नाम डॉली रखा गया था। वो अपने माता पिता के समान नहीं थी, यानी जो क्लोनिंग के तहत जो जीव उत्पन्न हुआ था वो सेम अपने माता पिता के जैसा नहीं था। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा के आसपास मथुरा तेल रिफाइनरी और चमड़ा उद्योग मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी हैं? दिल्ली में वायु प्रदूषण, दिल्ली में अम्ल वर्षा, ताजमहल में तथा उसके आसपास अम्ल वर्षा, त्वचा रोग। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ताजमहल में तथा उसके आसपास अम्ल वर्षा। तो क्या होता है? अम्ल वर्षा के तहत ताजमहल का जो रंग होता है वो परिवर्तित हो रहा है, तो इसका रंग अलग फीका फीका पड़ते जा रहा है। तो ये मथुरा और चमड़ा उद्योग हैं, ये ताजमहल को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा वाला होगा, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल है। हमारे शरीर में अम्ल पाया जाता है, जो हम प्रैक्टिकल रूप में अम्ल देखते हैं लैबों में वो अलग होता है अम्ल, और जो हमारे शरीर में पाया जाता है वो अलग होता है, वो अलग तरीके से रहता है, जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो हमारे से भोजन को पचाता है। देखिए उस अम्ल का नाम क्या है? पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा लैक्टिक अम्ल, तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा साइट्रिक अम्ल। तो उसका राइट आंसर क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो हमारे शरीर में पाया जाता है, वो भोजन को पचाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा में कमी किसके कारण होती है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण, वनीकरण के कारण, मृदा अपरदन के कारण, या मृदा संरक्षण के कारण। तो क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसके कारण वर्षा में कमी आती है। ठीक है, तो हमको ग्लोबल वार्मिंग को घटाना है जितना हो सके उतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लटका हुआ डंडा चुंबक घुमाया जाता है, लटका हुआ दंड चुंबक घुमाया जाता है, इन चुंबक, ठीक है, वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यह दर्शाता है कि पृथ्वी का अपना होता है क्या? पहला देखिए ऑप्शन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्व क्षेत्र, या वायुमंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र, यानी सेकंड वाला राइट आंसर हुआ, क्योंकि ये चुंबक होती है वो गुरुत्वीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में ज़्यादा ठहरती है, गुरुत्वीय क्षेत्र में वो नहीं ठहरती है। तो आप गुरुत्वीय क्षेत्र इसका आंसर ना लगाएं, क्योंकि ज़्यादातर कुछ गुरुत्वीय क्षेत्र लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी दूसरा वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तुओं के प्रक्षालन हेतु को हटाने के लिए किया जाता है। क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या जल। तो ये ऑक्सीजन हटाने के लिए उपयोग में किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन का तो खाद्य वस्तुओं को खराब होने से बचाती है, इसलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यकृत शोध में आँखों और त्वचा के श्वेत पटल में सामान्यतः कौन सा वर्ण होता है? पहला क्लोरोफिल, दूसरा जेंथोफाइल, तीसरा कैरोटिनव, चौथा बिलिरुबिन। तो जो हमारी आँखें होती हैं उसमें बिलिरुबिन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बिलिरुबिन होगा, यानी फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा। देखिए यकृत शोध में आँखों और त्वचा के श्वेत पटल में सामान्यतः कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? बिलिरुबिन कहते हैं, जो आँखों में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रह शुक्र निम्नानुसार घूर्णन करता है। पश्चिम से पूरब, पूरब से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, या उत्तर से दक्षिण। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? पूरब से पश्चिम, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ शुक्र ग्रह घूर्णन करता है। ठीक है, तो ये तीसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारी बारिश हो रही है और सोनम बगीचे में अपने घर तक पहुंचना चाहती है। वह रास्ता जिस पर उसे फिसलने की न्यूनतम संभावना उसे
अस्तित्व है। तो ये रीजनिंग का एक तरह से क्वेश्चन था। तो पर चलो हमने पढ़ लिया तो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें ये पूछा है कि सोनम बगीचे में बैठी है, बारिश होने वाली है, तो वो जाएगी तो वो फिसलेगी, तो संभावना से अस्तित्व क्या है, यानी वो क्या चीज़ है उस पर। देखिए अर्ध, मिट्टी, बजरी, पॉलिश की हुई संगमरमर या सीमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या है, बजरी, यानी बजरी पे ज़्यादातर लोग फिसलते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो या आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और अपना वोट जरूर देना, वोट देने में कंजूसी मत करना। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।